में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आरओ की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसका रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हम सब। टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज से शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज। पहले हम शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, यानी इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप जानते हैं एक प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल से, उसकी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला से, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से इसकी शुरुआत होगी। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1 लाइनर ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। फटाफट से चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। फिर अगला है प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर अगला है जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। फिर भारत में पाषाण काल की खोज कब की गई थी? 1963 में। पाषाण की काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। मानव खोपड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका पाषाण को अलग अलग कालों में किसने विभाजित किया था? तो जिसने विभाजित किया था उनका नाम है लुम्बाक। अगला है पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार क्या था? तो दोस्तों ये शिकार था। अगला है मनुष्य के विकास की अवधि को निम्नलिखित रूपों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से रूपों में बांटा जा सकता है? आइए देखते हैं। पहला आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा है आपका ताम्र पाषाण काल। ये जो ताम्र पाषाण काल है दोस्तों, इसी को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है उत्तर पाषाण काल या उत्तरोत्तर पाषाण काल या ताम्रो पाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। अगला पुरा पाषाण काल की गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। पशुपालन करना प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला है पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये आजमगढ़ और बागौर से मिला है। अगला हड्डी की बनी नारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मिली है लोहदा से। अगला मानव ने अपने मरे हुए का अंतिम संस्कार कब शुरू किया था? मध्य पाषाण काल से। किसी का आविष्कार कब हुआ था? ये नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। और कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल उगाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कोल्डी हवा से मिला है। मृत भांडों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है चौपनी मांडो से। अगला आता है आपका मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम की संस्कृति से मिलता है। अगला है पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है सोहन नदी, बेलन नदी और नर्मदा नदी से। पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोहन नदी के किनारे से, बेलन नदी और नर्मदा नदी के किनारे से। भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पल्लावरम में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सबसे प्राचीन नगर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। ये कौन से प्राचीन नगर की बात हो रही है? यानी कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे प्राचीन नगर क्या था? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा नदी। मनुष्य से संबंधित जो प्रमाण मिले हैं वो नर्मदा नदी के तट पर मिले हैं। अगला मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फलक संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी?
तो ये हुई थी आपका उच्च पुरा पाषाण काल में। सर्वप्रथम होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके उच्च पुरा पाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम पत्थर का औजार बनाना किस काल में शुरू किया था? तो ये शुरू किया था निम्न पाषाण काल में। मानव द्वारा बनाए गए प्रथम औजार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोरक्को से प्राप्त हुए हैं। पशु और वनस्पति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये निम्न पाषाण काल से। निम्न पाषाण काल की मानव का निवास स्थल क्या था? नदी, घाटियाँ, शिलालय और गुफा आदि में ये रहते थे। पहिए का आविष्कार कब से माना जाता है? नवपाषाण काल से। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज किस काल में की थी? तो ये नवपाषाण काल में की थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? जो मनुष्य थे वो सबसे पहले किस जानवर को पालते थे? तो ये कुत्ते को पालते थे। तो ये था आपका प्रागैतिहासिक काल। आइए देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। जो प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी वो कैसी थी? सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति के समृद्ध स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं गुजरात से। अगला है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या था? लोथल और सुतकोकदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगन। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सरस्वती घाटी से। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखासदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। चनहुदड़ो सिंध प्रांत में किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है आपके सिंधु नदी के तट पर। तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंध यानी सिंह वाली देवता की आकृति यानी सिंह वाली शेर वाली की देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मिली है आपके कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दग्धर नदी के तट पर स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है। आगे है बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। मांडा किस राज्य में स्थित है? तो मांडा दोस्तों ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र यानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? दाशक नदी के। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे। सिंधु सभ्यता की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थीं। यानी जो सिंधु सभ्यता की गलियां थीं वो चौड़ी थीं और कैसी थी? सीधी थीं, मतलब घुमावदार नहीं थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ज्ञात नहीं की गई है, मतलब उनको पढ़ा नहीं गया है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या था? अन्नागार। ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देवी माता की पूजा के संबंध किससे? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर क्या है? लोथल। सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? कृषि। ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। गधे की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है सुतकोकुद्दा से। पूर्व सैन संधो संस्कृति का प्रमाण मिला है बनवाली से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से मिला है। पोलियो का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम क्या था? R37। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता से। सिंधुवासी किसकी पूजा की उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी का पूजनीय पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल था। आगे देखते हैं।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल क्या था? गनवेरी वाला। अगला है, सिंधु सभ्यता के निवासी किससे परिचित नहीं थे? तो दोस्तों ये लोहे, तलवार और सिंह से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मुद्राएं किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी पत्थर से। योगी की मूर्ति और कपड़े के साथ कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो। कमेंट करके बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है। लिपस्टिक की साक्ष प्राप्त हुए हैं चनहुदड़ों से। झूमर और झांगर संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? चनहुदड़ों से। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। एक ही खेत से 2 फसल उगाने का प्रमाण भी मिला, ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग होता था लाल रंग का। बस समझ रहे हैं? किस रंग का होता था? तो ये लाल रंग का होता था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? मैमन नाम के व्यक्ति ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्वास करते थे पुनर्जन्म पर। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थी? तो ये कपास। हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में उपयोग किया जाता था टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को बेहतर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा यानी कि पूजा करते हुए मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा से। हड़प्पा कालीन स्थल यानी जो रोपड़ है या जिसको पंजाब के नाम से जानते हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि दयाराम साहनी ने हिंदू सभ्यता की खोज कब की थी? सिंधु सभ्यता की खोज कब की थी? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में किस काल से है? तो ये आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? सुत कांगो डोर के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा कौन सी है? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? दायमाबाद। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये 1921 में की गई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। हमने डिस्कस किया दक्षिण भारत के इतिहास यानी प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और आद्य ऐतिहासिक काल में हमने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इतनी मेहनत लगती है आप लोग को ये टॉपिक देने के लिए, तो इसलिए गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलते हैं प्राचीन इतिहास के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।